केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर की नियुक्तियां होती हैं, मैं उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं, वहां पर जो ओबीसी का रिजर्वेशन 1993 से लागू हो जाना चाहिए था, वो 2007 में लागू किया। और जब कई साथी हम लोग जब यंग एज में थे और लोग कहते थे कि भाई रिजर्वेशन लागू हो गया, देखना अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो मुझे आश्चर्य लगता था कि सरकारें ऐसा नहीं करती। ये कोई आप लोग मतलब बहुत ज्यादा, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि हम तुरंत ये मान लेते हैं कि हम बहुत ज्यादा जातीय सोच से प्रेरित हैं, इसलिए ऐसा हम बोलते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो जानते हैं कि 2007 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों का जो हर साल जितने वैकेंसी आती थी वो भर दी जाती थी, लगभग रोक दी गई। और अभी आप देखते होंगे, हम लोग प्रोटेस्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष रहा हूं और अभी एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूं। 2007 के बाद नहीं के बराबर नौकरियां लगी हैं और इसलिए आज 5000 एडहॉक टीचर्स हैं वहां। जब ये आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया था, हम नहीं समझ पाए थे कि इससे हमें क्या नुकसान होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है जी, हम जनरली कह देते हैं। जरा सोचिए, मैं उदाहरण के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय को सामने रखता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में या फैकल्टीज के अंदर जो गार्ड खड़े होते हैं, वो हम तो मानते हैं कि वो प्राइवेट संस्था के दिया हुआ व्यक्ति है, वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है। सच्चाई क्या है? वो प्राइवेट नौकरी जरूर कर रहा है, लेकिन काम कहां कर रहा है? सरकारी संस्था में। उसकी जो सैलरी जा रही है वो किस तरह से जा रही है? वो सरकारी संस्था से सैलरी दी जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर उस गार्ड को प्रोवाइड करता है, वो अपने खजाने से उसको सैलरी नहीं देता। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारा और आपका टैक्स का पैसा जाता है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी दे रहा है। पर हम शुरुआती दौर में इसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें हमारा पूरा हक बनता है। फर्क क्या आया? कई गार्ड्स तो लग रहे हैं ना, जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी आज काम कर रहे हैं। केवल फर्क ये आ गया कि वो परमानेंट नहीं है। और वहां पर और जो सबसे बड़ा फर्क क्या है, वहां पर आपके आरक्षण का हक खत्म हो गया। वो कह देंगे भाई प्राइवेट नौकरी है, इसमें आपको कहां मिलेगा। सवाल है कि पहला क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए था कि क्या वाकई वो प्राइवेट नौकरी है? जितने सरकारी संस्थानों में ये आउटसोर्सिंग हुई है, सारी नौकरियां हमारी नजर में सरकारी नौकरी है। उनमें से कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमारे और आपके इनकम टैक्स से जाता है। वो सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। उसी को आधार बना के हमने ये डेटा पेश किया। बहुत रफ है, कोई बहुत कैलकुलेट नहीं है और हम कर भी नहीं सकते इतना ज्यादा। मैं एक उदाहरण के लिए खाली ताकि आप ये चीजें चर्चा में आनी चाहिए, हमारे लोगों को पता लगनी चाहिए। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जब भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन नहीं किया था, तब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू है 25%। सबको पता होगा। रीजन क्या दिया जाता है? भाई आप सरकारी जमीन लिए हो, इसलिए आपको 25% आरक्षण देना पड़ेगा। तो जब सरकारी जमीन लेने से 25% आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे सकते हो, तो फिर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कहां गया भैया? जमीन तो सरकारी ली ना। ये सवाल हम पूछ ही नहीं रहे। इसलिए हमने ये सारी चीजें सोचने के बाद ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है। ये है बेसिक लड़ाई। देखिए, मैं केवल केंद्रीय सरकार का देता हूं, उससे भी अगर आप करेंगे तो भी आप 6 लाख करोड़ का आंकड़ा मैं अभी बता देता हूं। स्टेट्स तो अलग थी। 1993 से जब ये खेल शुरू हुआ है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण लागू होता है, उसके बाद आउटसोर्सिंग की बाढ़ आ जाती है। उसके पहले इनको आउटसोर्सिंग के संज्ञान में नहीं आता। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या होती थी 38 लाख और उस 38 लाख में 89% ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के कर्मचारी काम करते हैं। एक मोटा मोटी भी आंकड़ा लेंगे तो कम से कम 32 लाख का आंकड़ा बनता है। 32 लाख लोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में काम कर रहे थे। जब सरकार ने उसको आउटसोर्स कर दिया तो वो 32 लाख नौकरियों में एक साथ झटका लगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां, उसमें हमारी आबादी ज्यादा होती। तो हमने एक कॉमन आंकड़ा लिया कि कम से कम 60% हमारे लोग होंगे। तो उस 32 लाख में अगर आप 60% निकालेंगे तो एक मोटे तौर पे 20 लाख कर्मचारी जो एससी एसटी ओबीसी के काम कर सकते थे, उन सरकारी संस्थानों में उनकी नौकरी से छुट्टी होगी। सेकंड ले लीजिए, हमने आज के हिसाब से उसको जोड़ा
मिनिमम वेजेज कितने हैं? 17,500 या 600 रुपए के आसपास मिनिमम वेजेज है। वो सबसे नीचे वाले कर्मचारी का है। कई तरह के कर्मचारियों की श्रेणी है क्लास 3 में। हमने एक एवरेज रखा, चलिए 18,000 और मतलब 25,000 के बीच का सर्कुलेशन है, तो एक मीडियम आंकड़ा लेते हैं 20,000। आप जरा करके देखिए, 18 लाख या 20 लाख कर्मचारियों को 20,000 रुपया के हिसाब से उसको गुना करके देखिए। मैं आपको पूरा डेटा दे देता हूं। जब आप ये डिवीजन करते हैं, ये डिटेल्स दे देंगे स्टेट्स के ऊपर भी, मैं केवल समझने के लिए चीजें रख रहा हूं, एकदम कोई परफेक्शन नहीं है। हमने एक अनुमान का काम किया है कि कैसे चीजों को हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए 20,000 रुपया पर मंथ, 18 लाख लोग या 20 लाख लोग, उसका गुना कर लीजिए, फिर उसको 12 महीने से गुना कर दीजिए। ये आंकड़ा कम से कम 4,32,000 करोड़ रुपया का खाली केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जाता है। और अगर आप इसको स्टेट में ले जाएंगे, वहां करोड़ों की संख्या है। हम जब जोड़ रहे थे 20 से 22 लाख करोड़ बनता है, हमने केवल हर जगह काट छांट किया कि मिनिमम डेटा निकाल के